हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सीजीएल 2022 से जिनका पीएएसए में सिलेक्शन हुआ था उनका सर्किल एलोकेशन हो चुका है, उनका डिवीज़न एलोकेशन हो चुका है और डिवीज़न एलोकेशन लगभग 22 सर्किल का हो चुका है। कुछ सर्किल्स को बचा है, वो भी धीरे धीरे आ जाएगा आपके पास। जो भी आपको सर्किल मिला था उस सर्किल से मैसेज के द्वारा या मेल के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है कि आपको कौन सा डिवीज़न मिला, आपको कौन सा कैडर मिला है। ठीक है। अच्छा, इस बार जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सबका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ना, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी तक क्या होता था कि एसएससी खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती थी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को उनके पास या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट को देती थी कि इनका मैंने सारा डाटा चेक कर लिया है, अब इनको आप रखिए। अब की बार क्या हो रहा है, एसएससी ने ये अपने सर से हटा दिया कि हम नहीं डॉक्यूमेंट देखेंगे, हमने एग्जाम ले लिया, ये लोग एग्जाम मतलब पेपर दे के जो आए हैं उस हिसाब से ये फिट हैं, बाकी इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं है, क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, वो अब डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। आप चेक करिए, आप प्रोसेस करिए। तो इस बार जो है ना वेरिफिकेशन कौन करा रहा है? डिपार्टमेंट करा रहा है। इसलिए पीएसए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अदर डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अच्छा, बहुत सारे लोग जिनको अपना कैडर पता चल गया, बहुत सारे लोगों को अपना डिवीज़न पता चल गया, बहुत सारे लोग खुश भी होंगे अपने कैडर डिवीज़न से, बहुत सारे लोग नहीं होंगे। आप इतना मान के चलिए बहुत से पीएसए ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं या सेलेक्टेड थे या डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया कि प्रेफर्ड जगह या प्रेफर्ड कैडर हमको मिल जाएगा तो हम ज्वाइन कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। जिसको मिला वो कर लेंगे, जिसको नहीं मिला वो गिव अप कर देंगे। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब मेन बात करते हैं कि पीएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। अच्छा, मैं देखो इधर उधर की बात ना करने से मैं सीधे एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ले आऊँ। एक डिवीज़न का सीजीएल 2022 का ही ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मुझे है मेरे पास। मैं उसमें सारी डिटेल्स आपको पढ़ के बताऊँगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। इधर उधर की बातें ना करके सीधे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। पहले ऑफर अपॉइंटमेंट पढ़ने से पहले हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जो जो हमको सेट तैयार करना है। देखो आपको क्या करना है, आपको एक फाइल ले लेनी है अच्छी सी, उस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट सजा के ले जाने हैं। ठीक है, बढ़िया से। सबसे पहले हम डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इधर देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या है, 10th मार्कशीट। बहुत सारे बोर्ड में क्या होता है कि 10th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, बहुत सारे बोर्ड में वो एक ही होता है। जो 10th मार्कशीट होती है वही पासिंग सर्टिफिकेट्स होता है। ठीक है, वही 12th का भी होता है कि जो 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो बहुतों में अलग होता है, बहुतों में सेम होता है। ठीक है, ये सबसे पहले ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास तो होने ही चाहिए। साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन, क्योंकि इस बार जो पीएस है इससे पहले सीएचएसएल से होता था, उसमें 10+2 तक ही आता था। इस बार ग्रेजुएशन भी क्वालिफिकेशन है, तो ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट इसके कोई क्वालिफिकेशन हो वो आपको दिखानी है। और देखो ग्रेजुएशन की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आपके पास डिग्री है तो सो फॉर सो गुड, नहीं तो आपको प्रोविजनल डिग्री लेके जानी है। सबको बात समझ में आ रही? ग्रेजुएशन के लिए मार्कशीट तो होगी। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री लेके जाइए, और जिसके पास नहीं है वो प्रोविजनल अप्लाई करिए। ऑनलाइन प्रोविजनल अप्लाई होता है, फीस कटती है और आपके ऑनलाइन ही आ जाती है। ठीक है, तो प्रोविजनल तो लेके, डिग्री तो लेके जानी है, प्रोविजनल लेके जानी है। सबको बात समझ में आ गई? जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया, इसके इक्विवेलेंट कोई भी उनके पास क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। फिर क्या हुआ, 2 लेटेस्ट कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर, मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, वो भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा के। कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं, और आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने जा रहे हैं वहाँ के अगर कहीं पे हेड ऑफिसर, तो वहाँ के सीनियर पोस्ट मास्टर भी गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनसे सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट साइन करा के लेके आना है। बहुत सारे लोग ईजिली कर देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते, मतलब ऑफिसर नहीं करते कि हम इनको जानते नहीं। करेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि हम इनको जान रहे हैं कुछ समय से, या 6 महीने से हम इनको जान रहे हैं और इनका करेक्टर ठीक ठाक है, वो साइन करके दे देते हैं। बहुत से लोग नहीं देते, लेकिन जुगाड़ करा के सब लोग करा लेते हैं। फिर 2 लेटेस्ट कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर यू लास्ट स्टडीड, आपने जहां से लास्ट स्टडी की है, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कुछ भी किया, वहां से भी, जैसे स्कूल से भी करेक्टर सर्टिफिकेट इशू होता है ना, वो भी इशू कराना है। अच्छा, ये डिवीजन वाइज डिपेंड कर सकता है, कोई डिवीजन मांगता है और कोई डिवीजन नहीं मांगता है। ठीक है, ये तो करेक्टर सर्टिफिकेट गेजेटेड ऑफिसर के तो सब डिवीजन में लेके जाना है, लेकिन ये जो है ना, ये कोई डिवीजन मांगेगा, कोई डिवीजन नहीं मांगेगा। जिसके यहाँ मांगा गया उसको ले जाना कंपलसरी है, जिसके नहीं मांगा गया उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। सबको बात समझ में आ गई? तो 2 टाइप के करेक्टर सर्टिफिकेट हो गए, एक गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा और एक कहाँ से हो गए, आपके इंस्टीट्यूशन से। फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है। होप आप ऐसा करिएगा जो आपने सीजीएल 2022 के एग्जामिनेशन भरते समय लगाई है वही लिए जाएगा, वो भी ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि उनके पास डाटा एसएससी ने जो भेजा होगा आपकी वही फ़ोटो भेजी होगी। ठीक है,
फिर ओरिजिनल कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी से हैं एससी का, एसटी से एसटी का, ईडब्ल्यूएस का। अच्छा, एसएससी जो है ना, जब नोटिफिकेशन रिलीज करती है अपना, जब वो भी नोटिफिकेशन निकालती है तो उसमें वो फॉर्मेट्स देती है। बहुत सारे लोग उस फॉर्मेट में बनवाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं। जैसे सबसे बड़ा ईडब्ल्यूएस का चक्कर आता है। ईडब्ल्यूएस स्टेट वाले लोग, स्टेट की जो है ना, वहाँ से उनके स्टेट के फॉर्मेट में होता है और एसएससी का अलग फॉर्मेट है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका किसी भी फॉर्मेट में हो, लेकिन जो उन्होंने डेट पीरियड दे रखी, इस डेट से इस डेट का या इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अगर आपका वो है तो वो वैलिड है, वो आपका वैलिड है। ज़्यादा फॉर्मेट के चक्कर मत पड़ेगा। अगर आपका मेन है आपका फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल, जैसे ईडब्ल्यूएस में फाइनेंशियल ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। बाकी क्रूशियल डेट, ये सब चीज़ें आप देख लो अपने सर्टिफिकेट में, वो सब हो। फॉर्मेट में एक बार नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी विच 2 फोटोकॉपीज ड्यू लेटेस्ट, उसकी 2 फोटोकॉपी आपको ले जानी है, आपको अटेस्टेड करके, ठीक है। एक तो ओरिजिनल ले जाना है, उसके साथ उसकी 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। फिर ओरिजिनल डिस्चार्ज, ये एक्स सर्विसमैन के लिए होता है। कोई भी एक्स सर्विसमैन होते हैं, अगर उन्होंने एग्जाम दिया, उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेके जाना है। या एक्स सर्विसमैन जैसे यहाँ से छोड़ के अभी मतलब कोई एक्स सर्विसमैन टीचर में जॉब कर रहा है, फिर उसने PSA भी सिलेक्शन हो गया, तो टीचर की जॉब से उसको NOC भी लेके जाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड बाय द मिलिट्री अथॉरिटी और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन विद 2 फोटोकॉपीज ऑफ ड्यूली अटेस्टेड, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी लेके जाना। और अगर आप एक्स सर्विसमैन के अलावा कहीं और भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको क्या लेके जानी, NOC लेके जानी है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ PH कैंडिडेट्स। अब जैसे कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो भी मेडिकल बोर्ड के द्वारा, मतलब मेडिकल बोर्ड के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उनका ऑथराइज्ड हो वो सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल आप लेके चले गए तो आपका हैंडीकैप या फिजिकल हैंडीकैप का जो भी दायरा है या चोट मिली वो आपकी मानी नहीं जाएगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, सिविल मेडिकल बोर्ड एज द इनक्लोज्ड फॉर्मेट। अब ये भी देखो, इसका हम बता दें, इसका क्या होता है कि बहुत सारे डिवीज़न क्या करते हैं कि आप वो फॉर्मेट दे देंगे, बोलेंगे आप जहाँ भी हो ना वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सारे चेकअप करा लो, वो फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट में चेक करा के लाओ, हमको सबमिट कर दो। एक तो ये तरीका होता है, बहुत सारे डिवीज़न ऐसा करते हैं। जैसे जिस डिवीज़न की बात करूँ उस डिवीज़न ऐसा किया। बहुत सारे डिवीज़न क्या करते हैं, जिस डिवीज़न में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, जैसे मान लो कोई यूपी का लड़का है, उसकी भोपाल के अंदर या भोपाल या पुणे में कहीं भी ज्वाइनिंग हो रही है, मुंबई सिटी ईस्ट डिवीज़न में ज्वाइनिंग हो रही है, तो मुंबई सिटी ईस्ट डिवीज़न के जो डिवीज़न ऑफिस है ना, उनको एक लेटर देंगे, उनसे बोलेंगे आप मुंबई सिटी ईस्ट डिवीज़न का जो यहाँ का लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ जाके चेकअप कराइए, वहाँ चेकअप करा के रिपोर्ट आप हमारे पास सबमिट करिए के। तो दो टाइप से मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल चेकअप्स होते हैं। या तो आप लोकल से करा लेंगे, वो डिवीजन बाय डिवीजन होता है। इस डिवीजन ने बोला कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से करा के लाइए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, सिविल मेडिकल बोर्ड एज इन द इंक्लोज्ड फॉर्मेट, ओके। फिर ओरिजिनल आधार एंड पैन। अच्छा, आधार और पैन आपका अपडेटेड होना चाहिए और आधार पैन आपका लिंक भी होना चाहिए। आधार और पैन की DOB भी सही होनी चाहिए। अगर कुछ भी एरर है तो उसको सही करा लो। ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना, ओरिजिनल पैन कार्ड लेके जाना, उसकी 2 फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली फिल 2 कॉपीज इन द इंक्लोज्ड फॉर्मेट। देखो आपके पास जब ऑफर ऑफ लेटर आएगा, ऑफर अपॉइंटमेंट आएगा, उसमें हो सकता है अटेस्टेशन फॉर्म हो। अगर उसमें नहीं होगा तो आपके पास जो मेल आएगा उसमें अटेस्टेशन फॉर्म होगा। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है, अटेस्टेशन फॉर्म आप जो भरोगे, बहुत बड़ा सा फॉर्म होता है, वो पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 कॉपीज़ मांगी हैं तो आप क्या करो, एक भर लो और जेरोक्स करा लो ना। आपको पहले विदाउट मतलब बिना भरे हुआ फॉर्म की फोटोकॉपी करा लेनी है, फिर उसको पेन से भरना, मतलब फॉर्म को पेन से भरना है। ऐसा नहीं एक आपने फॉर्म भर के दूसरे का आपने फोटोकॉपी करा ली। सबको बात समझ में आ गई? तो ये इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। एक 10th की सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है। ग्रेजुएशन की प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा, प्रोविजनल डिग्री या डिग्री। सबको बात समझ में आ गई? ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 2 पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल आधार पैन, अटेस्टेशन फॉर्म। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कौन कौन से सर्टिफिकेट इसके लिए जरूरी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? अब ऑफर अपॉइंटमेंट हमें सारे बहुत ही स्पीड से डिस्कस करूंगा। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये पोस्टल असिस्टेंट का, कंग्रेचुलेशन फॉर बीइंग सिलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। इसी के लिए आप वेट कर रहे थे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हो यहाँ से। अभी भी नहीं बने हो, तब तक तलवार लटकती रहेगी जब तक आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाएगा।
सबको बात समझ में आ रही है? जब इस ऑफर अपॉइंटमेंट 2 साल का लिखा है, ठीक है, और रूल 38 आप 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो जब तक सोचो ना, जब तक आप 2 साल वो पूरे कंप्लीट नहीं कर लोगे, जब तक आपके लिए प्रोविजनल वर्ड नहीं हट जाएगा सामने से, तब तक समझो आपके ऊपर तलवार लटकती रहेगी, आप परमानेंट नहीं हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। समझ रहे बात? ये जो बंदा था उसको चेन्नई सिटी नॉर्थ डिवीज़न मिला है, ठीक है, ये लेवल 4 की जॉब है, ये सब लिखा हुआ है, और ये सब लिखा हुआ है, ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज़ लाइक वेरिफिकेशन ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स। आपके जितने सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड होने चाहिए, जितने मैंने अभी डिस्कस किए उनका रिकॉर्ड सही होना चाहिए, करेक्टर, एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी ETC, वेयर एवर प्रेस्क्राइब्ड और सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड आउट कोर्स ऑफ ट्रेनिंग भी होती है। सबको बात समझ में आ गई? ये इनका ऑफर अपॉइंटमेंट था। हम धीरे धीरे सब छोटी छोटी बहुत स्पीड से बात पढ़ते जाएंगे, आप समझना। उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं जो आपको समझनी जरूरी है। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज प्योरली टेम्प्रेरी और प्रोविजनल। मैंने आपको बताया जब तक 2 साल की आपकी प्रोविजन पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आप टेम्प्रेरी ही हैं, ठीक है। और CCS कंडक्ट रूल के अंतर्गत सारे आपके ऊपर नियम लगेंगे। ये जो कैंडिडेट है वो 2 साल का प्रोविजन पीरियड के अंदर जाएगा, और 2 साल का प्रोविजन पीरियड या आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग जो भी बाद में होगी तब आप परमानेंट हो गए। मान लो किसी डिवीजन में 2 साल का तो आपने काम करिए, ट्रेनिंग नहीं कराई, तो भी आप परमानेंट नहीं हो गए। ट्रेनिंग अगर बाद में हो रही है तो जब तक ट्रेनिंग और 2 साल ये हो जाएंगे, इनमें दोनों में जो लास्ट में हो, ऐसे किसी ने ट्रेनिंग पहले करा ली, सोचो पहले ट्रेनिंग करा ली, सोचो अभी 2 साल नहीं हुए तो आप नहीं कर सकते आप परमानेंट। 2 साल भी हो जाए और ट्रेनिंग भी हो जाए तब आप परमानेंट हो जाओगे। लिखा है ना, विच एवर इज लेटर। द क्लियरेंस ऑफ प्रोबेशन पीरियड विल बी रिव्यूड बाय डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी आफ्टर 2 years। ओके, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है आपकी, पहले 14 दिन की इन हाउस ट्रेनिंग होगी, ठीक है, और उसके बाद जैसे आपने ज्वाइन किया ना वैसे ही आपका सैलरी काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले इन हाउस ट्रेनिंग होगी, फिर इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। उसके लिए सेंटर्स होते हैं, अलग अलग सेंटर्स बना रखे हैं। देखो, द कैंडिडेट्स विल अंडरगो प्रेस्क्राइब ट्रेनिंग एट पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर एज एंड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एंड फेल्योर टू रिपोर्ट फॉर द ट्रेनिंग विल बी कंसिडर्ड अनविलिंगनेस टू ज्वाइन द अपॉइंटेड पोस्ट। नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन फॉर एग्जामिशन ऑफ ट्रेनिंग एट पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। आपको जब बुलाया जाएगा तो आपको ट्रेनिंग में जाना है। ट्रेनिंग में एक एग्ज़ाम भी होता है, उस एग्ज़ाम के बारे में मैं बता दूं। देखो, ट्रेनिंग में एक आपका एग्ज़ाम होगा, बहुत सिंपल एग्ज़ाम होता है। आप एग्ज़ाम पास के लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं पास कर पाए 2 और आपको वो दिए जाएंगे, क्या बोलते हैं चांस दिए जाएंगे। और दूसरा चांस में भी आप पहले चांस में फेल, दूसरे चांस में फेल, तीसरे चांस दिया जाएगा। इसके साथ आपको एक वार्निंग लेटर भी इशू होगा कि आप वार्निंग लेटर इशू होगा कि अगर आप नहीं कर पाए तो आपको टर्मिनेट कर देंगे। और एक क्वालिफाइंग टेस्ट भी लगा दिया जाता है इसके साथ, आप बाय चांस इसके बाद भी नहीं कर पाए। देखो यही लिखा है, इफ द फॉलोइंग इज अनेबल टू क्लियर द प्रिस्क्राइब टेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यूरिंग द इंडक्शन ट्रेनिंग इन PTC, ही सी विल बी गिवन 2 more chances to pass the test. These 3 chances including first chance duly training will be held conducted within the 2 years mandatory probation period। ये तीनों चांस जो हैं 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में होंगे। बिफोर द थर्ड चांस देने से पहले टू द ऑफिसर फेल्ड इन फर्स्ट 2 attempts a written warning shall be given stating that his or failing in mandatory test does not justify his or कॉन्फर्मेशन इन द सर्विस एंड दैट। मतलब अगर आप थर्ड एग्जाम में भी फेल हो रहे हो तो आपको माना जाएगा कि आप इस पोस्ट के लायक ही नहीं हो, अनलेस EC शोज सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड क्लियर्स द टेस्ट द इशू ऑफ मेंटेनिंग। मतलब अगर टेस्ट क्लियर कर लिया, फिर क्या होता है अगर तीसरा एग्जाम भी फेल हो जाए, इफ द ऑफिशियल फेल्स टू क्लियर द टेस्ट इन 3 attempts, हर प्रोबेशन पीरियड विल बी एक्सटेंडेड बाय 6 months। अब जो 2 साल का होता है वो 2 साल 6 महीने का हो जाएगा, 6 month भी इसमें एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। उसके साथ मैंडेटरी एक प्रिस्क्राइब टेस्ट भी होगा जिसको क्वालिफाई करना होगा, अगर उसके बाद भी नहीं कर पाए तो आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे, ठीक है। इतना तक कोई नहीं जाता, पहले में पास ही कर लेता, बहुत कम ही होते हैं जो पहले में ना पास कर पाए, ना पास कर दूसरे में पास कर लेते हैं, वो भी चाहते हैं आप पास करो, बड़ा सिंपल होता है। ये CCS कंडक्ट रूल से होगा, और इसमें क्या सर्विस टर्मिनेशन है, ये सब है, मे बी टर्मिनेट एनी टाइम। मतलब उनका कहने का मतलब है आपने सर्टिफिकेट्स या जो कुछ दावे किए हैं उनमें कोई भी झूठ या फॉल्स पाया जाता है तो आपको किसी भी समय विदाउट पीरियड नोटिस आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बस इतना समझो, जब तक आपने इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर ली पूरी और आपने 2 साल पूरे नहीं किए, सारे डॉक्यूमेंट आपके वैलिड नहीं है, तब तक आप परमानेंट नहीं होगे, तब तक आप प्रोविजनली रहोगे। आपको अगर ये सब एक्सेप्ट है तो आपको एक जगह बताई जाएगी, जैसे इसमें बताया गया है कि आपको वहाँ पर आना है, ये एक एड्रेस दिया गया है। अगर इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू द अंडरसाइंड, ये एड्रेस दिया गया, यहाँ पे जाना है। ये इस डॉक्यूमेंट के साथ विथ 2 sets ऑफ फोटोकॉपीज़, जितने आप ओरिजिनल ले जा रहे हैं उनका 2 set लेके जाना, सेल्फ अटेस्ट करके। अगर आप
अनविलिंग हो ज्वाइन करने के लिए, इन केस यू आर अनविलिंग टू ज्वाइन एंड एक्सेप्ट द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, आपको मेल करके बताना, उन्हें एक टाइम पीरियड देंगे, इस पीरियड तक वो डीवी के लिए प्रेजेंट होना है, ठीक है। और अगर अनविलिंग है तो इस पर मेल करके बता देना, अगर नहीं भी बताएंगे फिर भी आपको अनविलिंग माना जाएगा और आपका जो है वो सिलेक्शन विल बी कैंसिल्ड हो जाएगा। तो ये सारी डीवी की प्रोसेस थी, मैंने सारा आपको डिस्कस किया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और क्या क्या प्रोसेस होगी। ये तो आपके पास जो ऑफर अपॉइंटमेंट आ जाएगा वो मिल जाएगा, आपके पास मेल से भी आएगा और आपके पास पोस्ट से भी आएगा। बाई चांस इन केस क्या होता है आपके पास मेल से आता है, आ जाए उसकी डेट 2 दिन के बाद ही है और आपके पास पोस्ट से ना आए तो आप उसका वेट बिल्कुल मत करिए कि पोस्ट से नहीं आया तो मैं नहीं जाऊँगा। आपके पास मेल से आ गया तो आप वहाँ से निकल के ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, डीवी कराते समय साथ साथ अपना एक लेटर भी लेके जाना है वैलिड रीजन के साथ कि मुझे इस रीजन के कारण एक्सटेंशन चाहिए, जो चाहिए वो आप सबमिट कर देना, आराम से एक्सटेंशन हो जाता है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।